मेरी समझ में तो सामान्य वेशभूषा में एक योगी की तरह थे। कभी भी वे स्वयं कैसे हैं, वस्त्र कैसे पहने हुए हैं, इन सब बातों पर कभी उनका ध्यान नहीं रहता। विचार कैसे हैं, उन विचारों की प्रस्तुति कैसी है, इन सब बातों पर ही उनका विशेष ध्यान रहता था। मैं जब उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आया, उसके पहले मैं उनके साहित्य से परिचित हो चुका था। मेरा परिचय पहले उनके साहित्य से हुआ। जयप्रकाश बाबू का जिसमें बिहार में आंदोलन चल रहा था, उस समय तो वो मजदूर संघ में थे और उसके महामंत्री थे। लेकिन जब आपातकाल की घोषणा हुई 1975 में, तो उस समय भी वो भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री ही थे। लेकिन जब भूमिगत आंदोलन चलाने का निर्णय हुआ और उस समय एक लोक संघर्ष समिति का निर्माण जयप्रकाश बाबू ने किया, उस समय संघ के तत्कालीन जो सर कार्यवाह माधवराव जी मूले, वो उसका काम देख रहे। लेकिन कुछ समय बाद वो गिरफ्तार हो गए। फिर केरल के रविंद्र वर्मा सोशलिस्ट नेता थे, वो भी गिरफ्तार हुए। तो बाद में ये दायित्व दत्तोपंत जी के ऊपर आया। लोक संघर्ष समिति के सचिव के नाते दत्तोपंत जी काम करें। उस समय भी जनरल सेक्रेटरी थे वो भारतीय मजदूर संघ के। लेकिन चूंकि लोक संघर्ष समिति का काम एक बहुत जिम्मेवारी वाला काम था और आपातकाल का जो माहौल बना हुआ था, उस माहौल में काम करना, पूरे देश में भ्रमण करना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना, आंदोलन भी चलता रहे, कार्यकर्ताओं के परिवार की भी देखभाल होती रहे, ये बहुत बड़ा काम एक उस समय था। तो दत्तोपंत जी ने निर्णय ले करके और भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री से त्याग पत्र दिया और उस समय के बड़े भाई राम नरेश सिंह जी को महामंत्री भारतीय मजदूर संघ। तो उस समय दत्तोपंत जी ने जिस योग्यता के साथ, कौशल के साथ लोक संघर्ष समिति का सारे कार्य का संचालन किया, अंतिम समय तक भी गिरफ्तार नहीं हुए और पूरे देश भर में सारा भ्रमण करते हुए सारा भूमिगत आंदोलन का कार्य, और उसी का परिणाम ये हुआ। दत्तोपंत जी के संबंध भी सभी सामाजिक बंधनों को तोड़ करके और सबके साथ थे, तो उसका भी लाभ दत्तोपंत जी को उस भूमिगत आंदोलन को चलाने में मिला। और उसी का परिणाम हुआ कि 1977 के चुनाव में जो रिजल्ट आया, और सरकार को पता नहीं चलता था कि कौन इशारा नियंत्रण कर रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि एकदम दत्तोपंत जी का जो व्यक्तित्व था, वो भूमिगत आंदोलन चलाते वक्त एक ऐसे आम कार्यकर्ता की तरह, अनाम की तरह उनका सारा काम था, कभी श्रेय उसका, तो एक बहुत बड़ा काम। तो उस समय जो सारी चर्चाएं होती थी, और उस समय मैं भी थोड़ा सक्रिय था जेपी मूवमेंट में, उसी समय दत्तोपंत जी के साहित्य का संपर्क हुआ धीरे धीरे। और मैं उस समय
बहुत सारे साहित्य दत्तोपंत जी का पढ़ा और तभी से मैं दत्तोपंत जी से बहुत प्रभावित हुआ। प्रत्यक्ष संपर्क तो मेरा लगभग 1980 में आया, जब मैं भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा। उस समय दत्तोपंत जी से प्रत्यक्ष संपर्क आया। आगे तक सोचने की उनकी कैसी विलक्षण प्रतिभा थी, उसका एक उदाहरण बताता हूं। 1980 के दिसंबर जनवरी महीने में करीब, दिसंबर का अंतिम था, जनवरी की शुरुआत हो रही थी। उस समय पटना में राष्ट्रीय सिख संगत का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित था। मुख्य वक्ता के नाते, उद्घाटन करने के नाते दत्तोपंत जी उसमें आने वाले थे। भयंकर शीत का मौसम था और गाड़ियां बहुत विलंब से चल रही थी। रेलगाड़ी, जिस गाड़ी से आने वाले थे, पहले उतनी जानकारी भी नहीं मिलती थी गाड़ियां कब आ रही है, नहीं आ रही है। हम लोग प्रातः ही गाड़ी पटना आने वाली थी। हम लोग 5-7 कार्यकर्ता और पटना के स्टेशन पर उनको लेने के लिए पहुंचे हुए थे। बहुत देर के बाद खबर मिली कि गाड़ी तो भी बहुत विलंब से है, तो अभी आएगी नहीं। तो और कार्यक्रम के उद्घाटन का समय हो रहा था। तो फिर ये तय हुआ कि अब जितने बजे आवे, और उनको अब पटना न ला करके जहाँ कार्यक्रम है पटना सिटी में, वहीं पहले योजना थी कि पटना आ करके फिर वहाँ जाएंगे। लेकिन फिर वहाँ जब 2 दिन के कार्यक्रम के बाद जिस घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, रात्रि में उनको गाड़ी पकड़ करके जाना था। लगभग 11:30-12 बजे रात में गाड़ी थी। हम लोग उस समय के भारतीय मजदूर संघ के बिहार के अध्यक्ष थे रामदेव प्रसाद जी। उनके घर पर दत्तोपंत जी का भोजन था। हम लोग 3-4 कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए थे और भोजन के बाद उनको स्टेशन छोड़ना था। तो भोजन के क्रम में ही दत्तोपंत जी ने पूछा कि ये नक्सल का जो आंदोलन चल रहा है बिहार में, उसका कुछ साहित्य मिलेगा क्या? तो रामदेव जी ने कहा कि हाँ, पता करते हैं तो मिल जाएगा। मैंने कहा कि उसके 2-3 सक्रिय कार्यकर्ता जो वरिष्ठ लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ उन्होंने पढ़ाई भी की है, और उनसे साहित्य मिल जाएगा, तो मैं ला करके दूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है अरुण, तो दिल्ली भिजवा देना साहित्य संग्रह कर। मुझे ठीक भिजवा देता हूँ, 1 सप्ताह में कर लूंगा मैं। इसी बीच में रामदेव जी ने कहा कि ठेंगड़ी जी जानते हैं इस बार का जो चुनाव हुआ है बिहार में विधानसभा का, उसमें उसके 6 विधायक चुन करके आ गए हैं। ये सुन करके दत्तोपंत जी थोड़ी देर चुप हो गए, और थोड़ी देर चुप रहने के बाद जब भोजन समाप्त हो गया, गाड़ी पर हम लोग बैठ गए, स्टेशन जाने लगे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरुण, साहित्य भिजवाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि क्या वो ठेंगड़ी जी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मिल। मैंने समझा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैं समझा कि शायद उनको लगता होगा कि कहाँ से जुटाएगा। मैंने कहा नहीं, आसानी से मिल जाएगा, मेरे मित्र लोग हैं वो। तो बोले नहीं, अब जरूरत नहीं है, अब वो सामाजिक बदलाव का आंदोलन नहीं कर सकते हैं। एक बार जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आ गए, तो इस क्षेत्र की मजबूरियां उनको ऐसा बना देगी कि अब वो सामाजिक बदलाव के योद्धा के नाते काम नहीं कर सकते। अब उनके साहित्य की जरूरत। मुझे लगा कि कितनी, और सचमुच में आगे चल करके वही हुआ। वो जिस प्रकार का शोषण के विरुद्ध जो सारा लेकर के चल रहे थे, वो एक जातीय और गुट और पैसे की उगाही, इस प्रकार के सारी चीजों में उलझ करके रह गए।
आज भी जब मैं स्मरण करता हूँ दत्तोपंत जी की इस दूरदृष्टि, उस चिंतन का, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति में कितनी गहराई थी आगे तक की सोचने की। 80 के बाद से मजदूर संघ में मैं रहा लगभग 13 वर्षों तक, तो उसमें दत्तोपंत जी के भाषण सुनना, उनके साथ कभी जाना, भोजन करना, लेना जाना, ये सब चलता रहा। 91 में जब स्वदेशी जागरण मंच बना, तो उसकी पहली बैठक से ही और स्वदेशी में मैं जुड़ गया, और तब से दत्तोपंत जी से थोड़ा ज्यादा मिलना जुलना और बाकी होता रहा। एक बार दत्तोपंत जी मुझ पर थोड़ा क्रोधित भी हुए। वो प्रसंग ऐसा था और बहुत मुझे समझाया। भारतीय मजदूर संघ का काम बिहार में था तो बहुत अच्छा, लेकिन बीच के थोड़े से कालखंड में कुछ आपसी इंटरनल विवाद वगैरह के कारण थोड़े काम की गति धीमी हो गई। तो एक बार पटना के प्रवास पर मदन दास जी आए हुए थे, तो मदन दास जी के साथ वैसे ही बैठ करके चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बिहार में मजदूर संघ का काम कैसा है, क्या है, ऐसी उसमें मैंने कुछ बातें जो मेरी समझ में मजदूर संघ के बारे में थी उस समय, मैंने उनको बताई। वो बातें मदन जी ने दत्तोपंत जी को बताई होंगी। तो 94 के बाद, आंदोलन के बाद, नागपुर में एक छोटी चिंतन बैठक हुई थी स्वदेशी जागरण मंच। उसमें यशवंत सिन्हा वगैरह सब आए थे। बिहार से भी हम लोग 3 कार्यकर्ता थे। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव थे, संस्कार भारती के उसमें अखिल भारतीय अध्यक्ष थे, वो थे। हरेंद्र कुमार जी थे विद्यार्थी परिषद, और मैं था। तो बैठक उठक चली। उसके बाद रात्रि में उन्होंने मुझे बुलाया, भोजन के बाद जब वो टहलने, और मुझे कहा कि अरुण, छोटी बातों में नहीं रहना चाहिए। मैं भौचक हो गया कि क्या हुआ। फिर मैंने उनकी मुखाकृति देखी, तो देखा कि तनाव में और मुस्कान नहीं थी चेहरे। मैंने पूछा क्या हुआ ठंड? बोला कि तुमने मजदूर संघ के बारे में छोटी टिप्पणियां की है, तो इन चीजों से बचना चाहिए। मैं समझ गया कि मदन दास जी के साथ जो मेरी चर्चा हुई थी वो इन तक पहुंची है और इनको कष्ट हुआ है। मैंने कहा ठेंगड़ी जी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो पूछ रहे थे, तो उसी क्रम में मुझे जो बोला कि तो भी तुम पुराने कार्यकर्ता हो गए हो, बाकी हो गए, इन छोटी बातों में आपसी विवाद के कारण कुछ हुआ है, बाकी है, तो इतने ऊंचे तक इसकी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी गलती मान ली, और उसके बाद से फिर मैंने कभी दत्तोपंत जी के बारे में, जब स्वदेशी जागरण मंच आरंभ हुआ, तो पहला इसका अखिल भारतीय सम्मेलन 3, 4, 5 सितंबर को दिल्ली में संपन्न हुआ था। और उस समय जो इसके संयोजक प्रोफेसर बोकरे जी, मधुकर गोविंद जी बोकरे, और इसके उद्घाटन करता जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, इन लोगों ने मंच से जो उनके बारे में बातें कही, उससे उनके व्यक्तित्व की विराटता का बोध होता है। बोकरे जी ने
मंच से बोलते हुए कहा था कि नागपुर में जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था तो मैं तो एक धुर कम्युनिस्ट था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बोकरे जी जब क्लास लेते होते थे तो शुरुआत के 5-7 मिनट तो वो वाणिज्य और अर्थशास्त्र वगैरह की बातें करते थे और बाद में मार्क्सवाद पढ़ाने लगते थे। इतने पक्के कम्युनिस्ट थे। बोले कि नागपुर में दत्तोपंत को जितनी गालियां कम्युनिस्टों ने दी है उसकी अगर गिनती की जाए तो उन गाली देने वालों में प्रथम पंक्ति में बोकरे का नाम है। इतनी गालियां दत्तोपंत को दी गई है और उसमें मेरा यह स्थान रहा है। लेकिन दत्तोपंत ने फिर भी मुझसे मिलना नहीं छोड़ा और मुझसे सदैव मिलते रहे। और जब मैं अवकाश प्राप्त किया तो उन्होंने कहा मुझसे कि बोकरे जी, आप तो अर्थशास्त्र के इतने बड़े विद्वान हैं, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, भारतवर्ष एक बहुत पुराना राष्ट्र है, ये तो आप भी मानते ही हैं, बहुत लंबा यहाँ का जीवन है, तो ये सारा इतना लंबा जो काल चल रहा है भारतवर्ष का, ये बिना इस अर्थ संबंधी चिंतन के तो नहीं चला होगा, तो इसका अध्ययन भी आपको करना चाहिए। और ये कहने के बाद मैं शुक्र नीति, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत इन चीजों के अध्ययन में लगा और तब मेरे सामने ज्ञान का एक नया द्वार उद्घाटित हुआ और जिसकी परिणति बाद में हिंदू इकोनॉमिक्स के नाते हुई। इस प्रकार का मेरा संबंध दत्तोपंत से रहा, ऐसा बोकरे जी ने। जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने उद्घाटन करते हुए और कहा कि जब स्वदेशी जागरण मंच के उद्घाटन के लिए दत्तोपंत जी का आग्रह मेरे पास आया और मैंने स्वीकृति दे दी, उसके कुछ समय के बाद लोगों को पता चला कि मैं स्वदेशी जागरण मंच का उद्घाटन करने के लिए जा रहा हूँ। तो अनेक कम्युनिस्ट मित्र जो मेरे मित्र रहे, क्योंकि जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर भी पक्के कम्युनिस्ट थे और केरल में जो पहली साम्यवादी सरकार नंबूदरीपाद जी की बनी थी उसके कानून मंत्री थे ये जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर। पहली नंबूदरीपाद जी की सरकार के केरल के कानून मंत्री यही थे, तो इतने कम्युनिस्ट ये भी थे। तो बाद में न्यायाधीश रहे, बाकी रहे, तो मेरे अनेक मित्र आए मुझसे मिलने के लिए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस वालों का एक नया हथकंडा है और आप तो जीवन भर साम्यवाद, मार्क्सवाद की साधना में रहे हैं, तो ये सारी तपस्या आपकी धुल जाएगी जब आरएसएस वालों के साथ आप जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सारी बातें सुनी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उनको कहा कि दत्तोपंत को मैं जानता हूं और दत्तोपंत खराब नहीं हो सकते। संघ से हमारे मतभेद, संघ की कई बातें हम खराब समझते हैं, लेकिन दत्तोपंत को मैंने वचन दिया है और दत्तोपंत से मैंने बातें समझ ली है स्वदेशी जागरण मंच की, इसलिए मैं स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जाऊंगा। और आज आवश्यकता है, देश जिस प्रकार की परिस्थिति में फंस गया है, आज सब लोगों की आवश्यकता है कि कुछ छोटी छोटी बातों में जो मतभेद हैं उनको दरकिनार रखते हुए और स्वदेशी जागरण मंच के आंदोलन से सबको जुड़ना चाहिए। ये मंच से और दत्तोपंत जी के बारे में जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से ये बातें कही। तब मुझे लगा कि दत्तोपंत केवल संघ के प्रचारक नहीं थे,
केवल भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक नहीं थे, इनका कितना व्यापक संपर्क था समाज के सभी लोगों के साथ, और कैसी आत्मीयता थी लोगों के साथ कि एक धुर कम्युनिस्ट कह रहा है कि दत्तोपंथ पर मेरा विश्वास है। तो ये जो आपस का विश्वास और बाकी ये चीजें, और कम्युनिस्ट पार्टी में जिसमें वो राज्यसभा में थे उस समय जो उन्होंने कभी कभी संस्मरण जो सुनाते थे कि जिस प्रकार से हिरेन मुखर्जी, मोहित सेन, इन सब लोगों से उनका जो संपर्क रखता था। एक बार वो संस्मरण सुना रहे थे कि प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी के साथ विदेश यात्रा पर थे, तो जिस होटल में रुके हुए थे, सुबह उठ करके चाय लेने के लिए इन्होंने प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, हल्के से खोला तो देखा कि हिरेन मुखर्जी स्नान ध्यान करके और साधना में बैठे। जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी आंखें खुली आवाज से, और उन्होंने छूटते ही कहा कि माइंड यू ठेंगड़ी, आई डोंट बिलीव इन गॉड। बोले कि स्वयं साधना में बैठे हुए थे, लेकिन मुझे देखते ही ऐसी बातें प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी ने कही। तो वो जो कम्युनिस्टों में भी एक दोहरापन का जो एक रहता था कि बोलते कुछ थे, व्यवहार कुछ रहता था, उसके बारे में एक ऐसे ही उल्लेख उन्होंने कहा कि इस प्रकार के उनका जब साहित्य पढ़ते हैं तो लगता है कि ठेंगड़ी जी को समय कब मिलता था कि दुनिया का कितना ज्ञान उनके मस्तिष्क में सारा भरा हुआ था। तो देख करके, पढ़ करके बिल्कुल अचंभा हो जाता है। स्वदेशी जागरण मंच से मैं जब जुड़ा तो मैं उस समय बिहार झारखंड का काम आरंभ में देख रहा था, लेकिन सभी केंद्रीय बैठकें जो होती थी उसमें भी मैं, सभी क्षेत्र के संयोजक नहीं आते थे लेकिन मैं रहता था। बाद में जब धीरे धीरे स्वदेशी जागरण मंच की संगठनात्मक रचनाएं खड़ी होने लगी तो मुझे अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख का दायित्व दिया है। मैंने उस समय के संयोजक मुरलीधर राव जी से पूछा था कि मुझे क्यों दे रहे हैं, तो बोले कि दत्तोपंथ जी का कहना है। मैंने फिर ठेंगड़ी से पूछा कि ठेंगड़ी जी, संघर्ष वाहिनी नाम की जैसी कोई चीज तो स्वदेशी जागरण मंच में है भी नहीं, फिर संघर्ष वाहिनी का प्रमुख क्यों? तो उन्होंने कहा कि अभी तुमको पता नहीं चल रहा है, आगे जरूरत पड़ेगी। फिर मैं चुप हो गया और उनकी बात को मान करके काम करने लगा। तो उनकी दृष्टि में फिर बाद में मेरी समझ में आया कि ये विषय बहुत गंभीर है और आगे चल करके देश में अनेक जगह मुद्दों को लेकर के छोटी छोटी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। और उनके दिमाग में गुरिल्ला युद्ध की जो बात होती थी उसकी कल्पना भी थी। तो शायद वो सब सोच करके उन्होंने संघर्ष वाहिनी नाम, ये दत्तोपंथ जी ने ही तय किया था, ये सब सोच करके किया होगा। कई बार जब अटल जी की सरकार बन गई थी तो कई बार लोग पूछते थे, क्योंकि पहली बार जब 1999 के दिसंबर और जनवरी शुरू में था तो पटना में राष्ट्रीय सभा हुई थी। भयंकर शीत का समय था उस समय भी, और उस समय सार्वजनिक मंच से बोलते हुए दत्तोपंथ जी ने सरकार की बड़ी कटु आलोचना की थी पहली बार उस समय।
और उसमें अखबारों में पूरे देश भर में बहुत प्रमुखता से ये सारी बातें आई। तो उसके बाद एक केंद्रीय संचालन समिति की बैठक में मुझे स्मरण है, ईश्वरदास जी महाजन उसमें अखिल भारतीय कोष प्रमुख थे। छोटी बैठक संचालन समिति की हुआ करती थी, 15, 18, 20 लोग रहते थे, विविध क्षेत्र के भी प्रमुख लोग रहते थे। उसमें ईश्वरदास जी ने उनसे पूछा कि ठेंगड़ी जी, हम लोग ये सरकार अपनी ही सरकार है और इसके विरुद्ध इतनी बातें हम लोग करते हैं, क्या वार्ता से बातें आपस में संबंध है, एक दूसरे से मिल करके चीजें नहीं हो सकती है? ऐसा एक ईश्वरदास जी महाजन ने कि हम लोग क्यों अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन और वक्तव्य और ये सब बातें करते रहते हैं। ठेंगड़ी जी भी उस बैठक में थे, माननीय सुदर्शन जी भी थे। ये सब सुनने के बाद ठेंगड़ी जी ने कहा, पहला वाक्य यही कहा कि ईश्वरदास जी, आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, ये दायित्व तो मैं आपको सौंपता हूं कि आप जाकर के, आपके साथ भी सबके संबंध हैं, कि आप उनसे मिलिए और इन सब बातों को उनको समझा करके आइए और फिर स्वदेशी जागरण मंच को बताइए, ये दायित्व तो मैं आपके ऊपर सौंपता हूं। और बाद में फिर उन्होंने एक लंबा वक्तव्य दिया कि आपको क्या लगता है कि ये सब प्रक्रिया नहीं हुई होगी, और फिर उसमें सारी बातों का उदाहरण देते हुए कि किस प्रकार से जो अर्थ मंत्री आज के हैं, नागपुर के चिंतन बैठक में क्या क्या बातें कही थी, और आज किस प्रकार से जिसमें वो बार बार शब्द यूज कर रहे थे, उसमें ठेंगड़ी जी की आमनेशिया, स्मृति लोप किस प्रकार से, और सारी ये सारा वर्णन उन्होंने किया। उसके बाद ईश्वरदास जी को लगा कि ये जो एक सद्विचार मेरे मन में कि, तो ये सब प्रक्रिया होने के बाद ये सारी बातें आंदोलन और वक्तव्य की हुई थी। उसके पहले ये सब प्रक्रिया हुई थी समझाने की, बातचीत करने की, बाकी करने की। आज भी कभी कभी सरकार के साथ जब ये बातें होती है तो हमारे कुछ लोगों के मन में उसी प्रकार का द्वंद्व रहता है। तो ये सब बातें आज जब ध्यान में आती है तो लगता है कितना दत्तोपंत जी का विराट व्यक्तित्व था, कितने संपर्क थे, कितना ज्ञान का भंडार उनके पास था। आज दत्तोपंत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो साहित्य है, उनके संस्मरण जहाँ जहाँ सुनते हैं, उनसे ही प्रेरणा आज सब लोगों को लेने की जरूरत है।